हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप जानते हैं, डिजिटल सेंसस के हिसाब से 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। अब जब बात करते हैं पाकिस्तान के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। वर्टिकल बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट डेवलप तो हो रहा है, लेकिन उस तरह तेज़ी से नहीं जिस तरह अब हमें ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ स्ट्रक्चर इंजीनियर मिस्टर अब्दुल्ला नवीद सादिक। इनसे जानेंगे कि हाई राइज बिल्डिंग्स किस तरह बनती है, मेजर स्टेप्स क्या होते हैं, रोल ऑफ इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या है, और तो और कौन सा मटेरियल है और ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं जिससे घर को महफूज के साथ साथ मजबूत भी बनाया जा सकता है। तो सब जानते हैं और आपके साथ डूज और डोंट्स डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। तो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर इंजीनियर को ऐसे कौन से मेजर स्टेप्स लेने होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हाई राइज बिल्डिंग का पाकिस्तान में एज पॉपुलर बहुत होता जा रहा है ट्रेंडिंग, क्योंकि जिस तरह पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है उस हिसाब से लोग वर्टिकल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। राइट। तो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर हम जो हाई राइज बिल्डिंग डेवलप कंस्ट्रक्ट कराते हैं उसमें हम 3-4 बड़ी मेजर चीज़ें रखते हैं। हमें पहले तो उसकी सॉइल की कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि इट इज़ बेरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है। सेकेंडली उसमें हम ये देखते हैं कि इसके सराउंडिंग में कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम फिर पाइलिंग्स और कॉलम्स जो है ना उनकी स्ट्रेंथिंग करते हैं ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो उसके बाद जब हम एक चीज़ इसमें बड़ा मेजर रोल रखते हैं कि इसमें अर्थक्वेक जो है ना वो बहुत मेन रोल होता है। राइट। तो अर्थक्वेक फैक्टर जो है हमने बड़ा इसको देखना होता है। और प्लस जब हाई राइज बिल्डिंग बनती है तो इसमें एक विंड प्रेशर बड़ा मेन रोल करता है, मैटर करता है। तो इसमें हमने जो हम बिल्डिंग के सेंटर मैस होता है ना उसको हमने कंट्रोल करना होता है। तो उसके लिए हम बिल्डिंग के एक सेंटर मैस में हम एक शेयर वॉल डिज़ाइन करते हैं, जिससे बिल्डिंग की स्टेबिलिटी में भी और उसकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में भी और विंड प्रेशर में भी वो बड़ी स्टेबल बिल्डिंग होती है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम इसको मद्देनज़र रखते हैं फॉर हाई राइज बिल्डिंग के बनाने के लिए। ठीक, लेकिन एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब हम हाई राइज बिल्डिंग्स की ही बात करें, इसके अलावा आम घरों की बात करते हैं, तो आपने ये सुना होगा ठेके पे जो घर बनते हैं, बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं ठेके पे घर। तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मुआहिदा किया जाता है या जो भी उनको हायर किया जाता है घर बनाने के लिए, लेकिन जब कोई मसले मसाइल उस घर में निकल आए या उस बिल्डिंग में निकल आए तो वो फिर बाद में जाते हैं इंजीनियर्स के पास। ऐसा क्यों है? बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे स्किल को जो है ना वो प्रेफर नहीं देते कि इंजीनियर हायर करेंगे, उसकी अलग कंसल्टेंसी फ़ीस देंगे और कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो ये कहते हैं हम ड्राइंग्स देते हैं क्लाइंट को, वो कहते हैं इस पेपर की इतनी कॉस्ट क्यों है, लेकिन उस पेपर ने ही आपको सारे घर का डिज़ाइन बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर ने भी देखना उसे। हम अज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि वो जी घर वो सही बना देंगे, उनका एक्सपीरियंस होता है पास, लेकिन उनको हर जगह की सॉइल की रिपोर्ट का नहीं पता होता, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा कॉस्ट लगवा देते हैं। तो बेहतर राय यही होती है कि इंजीनियर्स को हायर कर लें और घर बनाने से पहले इंजीनियर्स की ही ड्राइंग्स को फॉलो ही करें। उसमें आप BOQs बनवाएं, एस्टिमेशंस बनवाएं, ताकि आपका जो मिसलिनियस एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाए। राइट। तो अदरवाइज़ जब बंदा एंड में प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालता है अपने घर की, तो वो उधर ही जा पहुंचती है, वो देखता है कि यार मेरा मिसलिनियस इतना ओवरहेड हो गया है। और जब वो प्लानिंग से एक चीज़ नहीं एग्जीक्यूट करा रहा होता, उसको ये नहीं पता होता कमरा मैंने इधर बनाना है, इधर बनाना है, वो आर्किटेक्ट्स को नहीं कंसल्ट करता, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को नहीं कंसल्ट करता, तो वो गलत एक घर डिज़ाइन करके बैठ जाता है। जबकि उसकी वो फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन, उसको रूल्स का ही नहीं पता होता, बाय लॉज सोसाइटीज़ के नहीं पता होता। तो जिसको मद्देनज़र रखते हुए वो एक घर जो है ना बाद में नहीं प्रॉपर बनता। ठीक है, तो यानी कि इंजीनियर का रोल बहुत मैटर करता है घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए। तो मुझे ये बताएं कि जब हम आम आवाम की बात करते हैं तो क्या मेजर डूज एंड डोंट्स है जो उनको कंसीडर करने चाहिए जब उन्होंने घर बनवाना हो? बेसिकली घर जब बनाने के लिए उसको जो मेजर चीज़ें हैं ना, एक तो इसकी मैं तो कहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि एस्टिमेशन अपने घर की ज़रूर लगवाएं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कितनी लग रही है, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, ये यूजुअली हम अवॉइड कर जाते हैं चीज़ को, लेकिन इसमें हम स्टील के इस ग्रेड का यूज़ करना है और ये सारी चीज़ों को हमने बड़े गौर से इसको मतलब कि देखना चाहिए क्लाइंट को घर बनाने से पहले।
तो ये चीज़ें वो इंजीनियर्स ही सजेस्ट करता है कि कितनी रेशो रखनी है फॉर कंक्रीट पोरिंग। सो सम टाइम वो इग्नोर करता है इस चीज़ को, तो जिसकी वजह से उसका घर की स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती। बाद में वो क्लेम करता है जी क्रैक्स आ गए हैं घर के अंदर। तो उन क्रैक्स की वजूहत यही होती हैं कि स्टील प्रॉपर इन्फोर्स नहीं किया गया, जिधर प्रोवाइड करना चाहिए था उधर नहीं किया गया, फुटिंग जो है वो अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर घर जो है ना उसकी ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं Yes. इंजीनियर्स के ऑर्डर्स पर। Yes, बिल्कुल। और वो एक प्रोफेशनली फिर ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर आप घर को बेहतरीन तरीके से तैयार करवा सकते हैं। तो ये मुझे बताइए, जब हम बात करते हैं मार्केट की, कि आज की मार्केट में किस किस्म की टेक्नोलॉजी आ चुकी है जब हम बात करते हैं मटेरियल और डेवलपिंग मटेरियल जो घर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके हवाले से बताइए। अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर बंदे को होता है कि मेरी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो जाए, घर में 2 महीने में 3 महीने में शिफ्ट हो जाऊं। तो इसके लिए अब जो है ना मटेरियल्स बड़े मार्केट के अंदर वास्ट आ गए हैं। तो जिसमें आजकल ट्रेंडिंग जो एक नई चीज़ चल रही है, जियो पॉलीमर कंक्रीट चल रहा है, जिसके अंदर हम वाटर को यूज़ नहीं करते पोरिंग। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट है जिसके अंदर हम स्लैब्स पोरिंग करने के लिए वाइब्रेटर को यूज़ नहीं करते। और इसी तरह साथ फाइबर रीइंफोर्समेंट का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि जो स्टील बार्स हैं वो बड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। फाइबर रीइंफोर्समेंट एक तो कंक्रीट लाइट वेट भी होता है और प्लस उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर बड़ा रिलायबल और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। कितने साल तक ड्यूरेबिलिटी, हम मतलब क्या आप कह सकते हैं? मोर देन 50 ईयर से बाद भी चलता है स्ट्रक्चर, इतना ड्यूरेबल है। क्योंकि रिसर्चेज अब आ चुकी हैं मार्केट के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। फाइबर इन्फोर्समेंट अब यूज़ किया जा रहा है बाकायदा इन रिप्लेसमेंट ऑफ स्टील। सो ये नई इन्वेंशंस हैं जिनको यूज़ करके लोग अपने बजट को लिमिटेड कर रहे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बिल्कुल एग्जैक्ट। जब हम इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं अगेन कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो आप आवाम को क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से उसको फ्रेंडली बनाया जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव? यस अब इस पे बहुत वास्ट रिसर्च हुई है कि जब सीमेंट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिशन हो रही है, जिसकी वजह से जोन लेयर वगैरह बहुत इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए अब नया जो मटेरियल इंट्रोड्यूस वो करा रहे हैं, इस पर वर्किंग कर रहे हैं कि ये हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं। जो चिमनीज़ के अंदर फ्लाई ऐश इकट्ठा होता है, GGBS होता है और मार्बल पाउडर्स जो हैं इनको हम यूज़ कर रहे हैं एज रिप्लेसमेंट विद सीमेंट। तो इनको हम यूज़ करके एक ड्यूरेबल और इकोनॉमिकल बना रहे हैं, क्योंकि मार्बल पाउडर एक वेस्ट रॉ मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। तो लोग उसको यूज़ करके और स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल सीमेंट वाली ही मिल रही है अगेंस्ट। सो हमने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज करके हम उस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। और अभी भी कुछ हम वर्किंग कर रहे हैं उस पर, हाउसेस बिल्ड किए हैं हमने जिस पे मार्बल पाउडर यूज़ हुआ है। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये बताइए, यूजुअली यहाँ पर ज़िलज़िले बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई राइज बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हम किस तरह करें कि वो अर्थक्वेक इम्यून हो? उसमें हम वही जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हम हाई राइज में हम जब एक बिल्डिंग का मॉडल क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर कई हम उसकी फोर्सेस मूवमेंट्स देख रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसकी फोर्सेस देख रहे हैं, हर एक कॉलम पे देख रहे हैं। हम उनकी कैलकुलेशंस को देखते हुए हम उसका डिज़ाइन करते हैं कि इसकी बिल्डिंग का सोर्स मास कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी फुटिंग डिज़ाइन की जाती है। क्योंकि जब हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी बनती है, आप उसकी बेसमेंट्स वॉल कितनी है, रिटेनिंग्स वॉल्स को हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फुटिंग हमने राफ्ट बनानी है या आइसोलेटेड बनानी है या स्ट्रिप फुटिंग में जाना है। तो ये पैरामीटर्स को हम देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि अर्थक्वेक का फैक्टर कितना है। यूजुअली लाहौर वाले एरिया में हम 5.5-6 ले रहे होते हैं, मरी वाले केसेस के अंदर डिफरेंट वो फैक्टर है। तो साइट को देखते हुए हम उसको डेवलप या डिज़ाइन करते हैं। तो ये बताइए, जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अगेन, तो थर्मल इंसुलेशन करवाई जाती है ताकि जो घर हैं वो सर्दियों में गर्म रहें और गर्मियों में ठंडे रहें, तो इसका कॉन्सेप्ट बताइए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें आजकल हमारे घर में लोग यूजुअली ये चीज़ नज़र कर देते हैं, अवॉइड कर लेते हैं चीज़, ये नहीं करवाते थर्मल इंसुलेशन, जिसकी वजह से घर बिल्कुल एक तरह से ओवन बन जाता है। राइट। तो इसमें बेसिकली हम घर की जो वॉल्स होती हैं उनमें कैविटी रखते हैं, जिसमें हम थर्मल पोल शीट्स जो है ना वो इमर्स कराते हैं, जिसकी वजह से वो एज अ इफ़ेक्ट करती हैं इंसुलेशन का।
तो जिसमें आपकी रेज जब आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर वापसी चली जाती हैं सन्स की, जिसकी वजह से घर अंदर ठंड, वो गर्मियों में आपको नॉर्मल टेम्परेचर मिल जाएगा और सर्दियों में वो गर्म रहता है। और ये इफेक्टिव है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। यस बिल्कुल, हम इसको रूफ में भी यूज़ करते हैं और साइड वॉल्स पे भी यूज़ करते हैं। ठीक, ये बताइए जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि अगर किसी ने बाहर से इन्वेस्ट करना हो और हाई राइज बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए क्या इनिशियल स्टेप्स हैं या प्रोसेस हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। जो बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट उसके पास इकट्ठी हुई है, वो कहता है मैं हाई राइज बिल्डिंग पाकिस्तान में बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अथॉरिटीज़ के इतने बैड रूल्स हैं जिसकी वजह से वो बंदा बिल्कुल पैनिक ही हो जाता है। और क्योंकि इतने रूल्स हमारे सोसाइटीज़ अथॉरिटीज़ ने बनाए हुए हैं कि उसको एग्जीक्यूट वो करते करते बड़ा टाइम लग जाता है। जो उसने अचीव करनी होती है, अभी भी आप लाहौर की सड़कों में फिरें तो कई हाई राइज बिल्डिंग बिल्कुल वेकेंट पड़ी हुई हैं। उसकी रीज़न यही है अथॉरिटीज़ ने स्टे लिया हुआ है और क्लाइंट बिल्कुल मजबूर हुआ हुआ है इस टाइम कि उनको किस तरह पास आउट मैंने कराना है। और क्योंकि लेकिन उसमें दोनों तरफ से बात आ जाती है, क्लाइंट भी वायलेशन कर लेता है, वो रूल्स जो होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करता और बाय लॉज को फॉलो करना चाहिए सोसाइटीज़ के, और जिसकी वजह से वो फिर स्टे रहता है और बिल्डिंग फिर बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंचती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डूज एंड डोंट्स डिस्कस किए। जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, घरों की कंस्ट्रक्शन की, तो घरों को महफूज होने के साथ साथ मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब भी आप लोग कंस्ट्रक्शन करवाने लगे तो इंजीनियर से ज़रूर रब्ता कीजिए और उसके बाद आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।